गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं आधुनिक इतिहास में यूरोपियों के आवागमन में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए थे साम्राज्य विस्तार के लिए। तो इन दोनों शक्तियों के बीच में 3 युद्ध हुए हैं और ये आंग्ला कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों के अलग अलग नाम थे, अलग अलग स्थानों पर हुए और ये कब हुए, इनमें कौन सी संधि हुई थी और वो संधि कब से प्रभावी हुई, संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई, इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंग्ला कर्नाटक युद्ध। देखना, जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे सन 1608 में पहली इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी और उसके बाद में जो फ्रांसीसी आए थे यहाँ पर 1668 में पहली इन्होंने प्रथम अपना कारखाना लगाया। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के कारखाने थे, जैसे सूरत में और मसूलीपट्टनम, सूरत और मसूलीपट्टनम ये दोनों के लिए ही यहाँ पर यूजफुल थे। मसूलीपट्टनम ये पूर्वी तट पर आ जाएगा। सूरत और मसूलीपट्टनम साम्राज्य विस्तार को लेकर या फिर अपने जो व्यापारिक अधिकार थे, ये एक बाजारीकरण की इनकी लड़ाई हुई या फिर विस्तार को लेकर। तो पहले युद्ध का इसमें नाम था प्रथम आंग्ला कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ला कर्नाटक युद्ध। जो कर्नाटक के नवाब थे वो पहले अंग्रेजों की तरफ से और फ्रांसीसी जो डुप्ले था वो फ्रांस की तरफ से। तो वैसे ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच थे, लेकिन ये कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में लड़े गए तो नाम कर्नाटक हो जाएगा इनका। आंग्ला कर्नाटक युद्ध ये कब लड़ा गया था? सन 1746 से 1748 तक। इसका दूसरा नाम भी था सेंट थोम का युद्ध। सेंट थोम या सेंट थॉमस, सेंट थोम का युद्ध। एक और भी नाम था इसका अड़ियार का युद्ध। अड़ियार का युद्ध। ये 2 नाम और भी थे। अच्छा, इसमें जो संधि हुई थी एक्सला सापेल की संधि, एक्सला या एला सापेल की संधि। ये जगह पड़ती है यूरोप में। तो यूरोप में ही संधि प्रभावी हुई। जब भी इनमें यूरोप में युद्ध होता था ऑस्ट्रिया में, तो तब भारत में भी इन दोनों शक्तियों में युद्ध होता था। तो संधि का नाम क्या आ जाएगा? एला सापेल। दूसरा जो युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध। आंग्ला कर्नाटक युद्ध। सेकेंड इंडो कार्नेटिक वार इन 1749 टू 54, सन 1749 से 1754 तक। इसमें जो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। एक दूसरे की जो विजित क्षेत्र थे वो वापस लौटाए गए और इस युद्ध का नाम था अंबूर की लड़ाई या अंबूर का युद्ध। अंबूर की लड़ाई, ये इसका नाम था। थर्ड जो हुआ है तृतीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध, इसका नाम था वांडीवास का युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला है इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध। तीसरे का नाम क्या था? आंग्ला कर्नाटक युद्ध। थर्ड इंडो कार्नेटिक वार 1756 से सन 1763 तक, 7 वर्षों तक। इसमें जो संधि हुई थी पेरिस संधि, जो फ्रांस में पेरिस है वहाँ पर। और इसका नाम था कर्नाटक का वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, या हम कहेंगे इसे सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि 7 वर्षों तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी इसका नाम आ जाएगा। तो ये इसके 2 नाम हो जाएंगे। पहले युद्ध के भी 2 नाम थे, सेंट थोम का युद्ध और अड़ियार का युद्ध। अड़ियार हम जगह कुछ में पढ़ेंगे मद्रास में। यहाँ पर जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, वैसे तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, लेकिन भारत में जो बनाया था एनी बेसेंट ने, ये तमिलनाडु के अड़ियार में बनाया था, मद्रास के अड़ियार में। ये वही अड़ियार है, ये आगे भी पढ़ा जाएगा स्थल अड़ियार। तो 3 युद्ध हुए हैं, तीनों के अलग अलग नाम आएंगे, तीनों में अलग अलग संधि हुई थी। अब ये युद्ध कैसे कैसे लड़े गए, कौन किसके साथ था, एक नवाब और निजाम हुआ करते थे, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? आंग्ला कर्नाटक युद्ध सन 1746 से 48 से लड़ा गया। संधि का नाम था एक्स ला सापेल या ए ला सापेल।
और इस युद्ध का दूसरा नाम क्या आ जाएगा, सेंट थोम का युद्ध या अडियार का युद्ध। दूसरा युद्ध क्या था, आंग्ला कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया। संधि का नाम था पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, और युद्ध का नाम था अंबूर की लड़ाई। ये भी दक्षिण में एक स्थल पड़ता है अंबूर। तृतीय थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार, ये सन 1756 से 1763 तक, चूंकि 7 वर्षों तक लड़ा गया था इसलिए इस युद्ध का नाम सप्तवर्षीय युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध, भारत में वांडीवास नामक स्थान पर लड़ाई हुई थी। इसमें जो संधि हुई थी पेरिस की संधि, पेरिस कहाँ है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब ये समझते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ और इसमें निजाम या नवाब क्या हुआ करते थे, आइए समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, या अगर नोट करना, हाँ जी। ये जो सेंट थॉम है उस समय किसके अधीन था? सेंट थॉम प्रारंभ में यहाँ पर फ्रांसीसी और ये भी रहे ब्रिटिश, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ब्रिटेन के अधीन था। वहीं पर एक जगह पड़ती है मद्रास की जो स्थापना की थी, अंग्रेजों ने की थी, और इसी में एक सेंट फोर्ट बनाया गया था, सेंट जॉर्ज एक फोर्ट बना था, और जबकि सेंट मार्टिन जो फोर्ट था वो फ्रांसीसियों का था। दक्षिण में एक जगह होगी यहाँ पर पांडिचेरी। पांडिचेरी किसकी राजधानी थी, फ्रांसीसियों की। पांडिचेरी का जो प्रारंभिक नाम था ये था इसमें वलिकोंडापुरम। वलिकोंडापुरम सन 1693 शायद ये उसमें ये लीज पर लिया था फ्रांसीसियों ने, बाद में इसे अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, इस पर युद्ध भी हुआ था। खैर आगे चर्चा करते हैं। तो तीनों युद्ध समझ में आए, तीन युद्धों के अलग अलग नाम, अलग अलग संधि, इनका सन भी। ये टेली करने के लिए आता है क्वेश्चन कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी और संधि की शर्तें क्या क्या थी। आगे बढ़ते हैं, खैर उसमें समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि निजाम या मराठे क्या होते थे। निजाम, नवाब और मराठे तीनों का इसमें रोल रहेगा। तो हम प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ते हैं पहले। प्रथम आंग्ला कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, इसका नाम ये लासा पे 1746 से 1748 तक ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें आप देखिए पहले, अभी हम देखते हैं। ये जो जगह आ जाएगी इधर, ये कर्नाटक, कर्नाटक यहाँ पर हैदराबाद, हैदराबाद जो अब तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, इसका पूरे का नाम क्या था, हैदराबाद। इसकी स्थापना किसने की थी, आसफ जाह चिनकिलिच खान ने। हाँ, और नीचे का जो क्षेत्र आ जाएगा ये नीचे का साउथ का मद्रास, मद्रास, और इससे सबसे नीचे हो जाएगा पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी। यहाँ पर मालाबार तट पर एक आ जाएगा, मालाबार पर माहे या माही कह सकते हैं, और इसके ऊपर महाराष्ट्र, यहाँ पर मराठे, ये मराठे हुआ करते थे। हैदराबाद की जो स्थापना की थी, जैसे मुगलों के पतन में पढ़े जाएंगे, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई, जैसे हैदराबाद की स्थापना, बंगाल की स्थापना, अवध की स्थापना, और साउथ में और भी राज्य, कुछ क्षेत्र ऐसे बने थे जो छोटे क्षेत्र थे, उन सब की स्थापना मुगलों के पतन में खास तौर से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सन 1719 से 1748 तक शासनकाल रहा है उसका, मोहम्मद शाह रंगीला का, जिसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। खैर, तो यहाँ पर एक चिनकिलिच खान थे, उन्होंने हैदराबाद की स्थापना की और नाम था निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क के नाम से ये उपाधि थी। इसी का नाम क्या था, आसफ उद्दौला। तो चूंकि नाम में निजाम आता है तो इसलिए जो पूरे वंशावली थी वो निजाम के नाम से ही चलेगी। निजाम उल मुल्क, नाम क्या हुआ, आसफ जाह, आसफ जाह, जहाँ नहीं जा है ना, जा है बाद में आएगा। और इसकी एक उपाधि थी चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां भी इसी का नाम था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इसने एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, पूरा हैदराबाद था। ओके, यहाँ के तो क्या आ जाएंगे, निजाम। और जो कर्नाटक में थे, यहाँ के क्या होंगे, नवाब, कर्नाटक के नवाब कहलाएंगे। जो इस क्षेत्र के प्रमुख होंगे कर्नाटक के, वो नवाब कहलाएंगे। तो एक नवाब थे सादतुल्ला खां, सादतुल्ला खां, नवाब का नाम क्या था, सादत।
सादतउल्लाह। सादतउल्लाह यहाँ के नवाब थे। तो नवाब ने बिना हैदराबाद की परमिशन से अपने एक संबंधी दोस्त अली को यहाँ का नवाब घोषित किया। क्या नाम था? दोस्त अली। दोस्त अली को यहाँ का नवाब बनाया गया, लेकिन परमिशन किसके लेनी थी? हैदराबाद के निज़ाम की। बिना निज़ाम की परमिशन से इसको बनाया गया। और यहाँ पर कौन थे? ये आसफ जा या चिनकिलिच खां। अब दोस्त अली या सादत खां, ये सन 1700 लगभग 45 के बाद की बात है। उसमें मराठों ने इस पर आक्रमण किया और दोस्त अली को मार दिया। इसमें दोस्त अली मारा गया। दोस्त अली का एक संबंधी था जिसका नाम था चंदा साहेब। चंदा साहेब या चंदा साहब। चंदा साहब को गिरफ्तार किया गया। ये माही तो अलग क्षेत्र है, इसको हटा देते हैं माही को। इसको क्या किया गया? गिरफ्तार। गिरफ्तार करके मराठे सरदार अपने साथ में ले गए थे इसे। तो यहाँ के कर्नाटक के नवाब कौन हुए? सादतउल्लाह खां। और दोस्त अली। दोस्त अली का एक संबंधी कौन हुआ? चंदा खां। चंदा साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर अराजकता फैल गई इसमें कर्नाटक में। कर्नाटक में जब अराजकता फैली तो यहाँ हैदराबाद के जो निज़ाम थे, निज़ाम ने अपने एक संबंधी जिसका नाम था अनवरुद्दीन, अरवनुद्दीन को यहाँ का नवाब बनाया। अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन समझ आया ना? अनवरुद्दीन की कहाँ से आए है ना? ये तो ऑथेंटिक थे, यानी कि आधिकारिक रूप से बने थे। कर्नाटक का जो भी नवाब होगा वो नवाब निज़ाम की परमिशन से बनेगा, जो भी हैदराबाद के निज़ाम होंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो मुग़ल शासक थे उन्होंने एक वसीयत की हुई थी या एक घोषणा की हुई थी कि जो भी यहाँ का कर्नाटक का नवाब बनाया जाएगा वो किसकी परमिशन से? हैदराबाद की परमिशन से बनेगा। ओके, अब यहाँ के फाइनली जो नवाब बने ये अनवरुद्दीन बने। अब यहाँ से दो शक्तियाँ होती हैं, जैसे अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें आप देखिएगा, आप यहाँ तो क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज फ्रांसीसी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था बार्नेट। क्या नाम था? बार्नेट। और फ्रांसीसियों का अधिकारी था डुप्ले। डुप्ले ये गवर्नर आया था। इससे पहले और भी आए थे, जैसे एक थे इसमें ड्यूमा। ड्यूमा डुप्ले से पहले थे, तो लेकिन जो ज़्यादा नाम है वो डुप्ले का है। डुप्ले क्या थे? फ्रांसीसी गवर्नर। और बार्नेट कौन थी? ये अंग्रेजी गवर्नर थे, ब्रिटिश। और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जो अंग्रेजों की थी, एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर ये पांडिचेरी था। और नवाब कौन थे? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। एक जगह पड़ती है मेंडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप में आएगा मेंडागास्कर। समझो यहाँ पर क्या था? अफ्रीका। ये क्या था? मेंडागास्कर। यहाँ पर मॉरिशस, ये क्या आ जाएगा? मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस, मॉरिशस ना, अफ्रीका। यहाँ अफ्रीका। और ये मेंडागास्कर। मेंडागास्कर के पास ही मॉरिशस, राजधानी क्या? पोर्ट लुइस। यहाँ का जो फ्रांसीसी गवर्नर था, चूँकि फ्रांसीसियों का जो कब्जा था ये मॉरिशस पर भी था। मॉरिशस, पांडिचेरी, माही, कासिम बाजार, पटना ये इनके केंद्र थे। और एक सेंट डेविड, ये फ्रांसीसियों के केंद्र थे। तो एक क्या था? मॉरिशस में जो कब्जा था ये फ्रांसीसियों का था। और यहाँ के थे ला बुर्डोने। अधिकारी का नाम क्या था? ला बुर्डोने। ला बुर्डोने। ये मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर थे। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो क्या होता है? प्रथम युद्ध की जो बैकग्राउंड बनी थी, अब ये समझिए ध्यान से। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी होता है बार्नेट, अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम क्या था? बार्नेट। बार्नेट ने फ्रांसीसियों पर हमला किया। फ्रांसीसी, इसने पोत पकड़ लिए। पोत का मतलब शिप, जो शिप होते हैं, इसके जो शिप थे उनको पकड़ लिया। ऐसा क्यों किया? क्यों हमला किया इसने? एक ऑस्ट्रिया जगह पड़ती है, ऑस्ट्रिया एक देश जिसकी राजधानी वियना। ये यूरोप का एक देश होगा, जर्मन से सटा हुआ है। जर्मन या फिर वहीं पर है कि चेक गणराज्य। चेक गणराज्य, जर्मन और ये ऑस्ट्रिया, ये मिले हुए आपस में यूरोप में आएंगे। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों में लड़ाई थी वहाँ पर, ब्रिटेन में और फ्रांस में। जब भी यूरोप में इनमें कोई घटना होती थी, यानी कि वहाँ पर युद्ध होता था, उसका परिणाम भी यहाँ पर होता था भारत में। साम्राज्य विस्तारवादी उनकी नीति थी, या कहिए कि यहाँ पर प्रभाव उसका पड़ता था।
जहाँ जहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी, वहीं पर युद्ध होता था इनमें। तो किसमें, यूरोप में उत्तराधिकार को लेकर, किसका उत्तराधिकार, जो डिसेंट्रलाइज किया गया था ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया को लेकर इनमें लड़ाई हुई थी यूरोप में। उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। अब ये भारत में भी लड़ाई करने लगे। शुरुआत किसने की, अंग्रेजों ने। अंग्रेज अधिकारी बार्नेट ने फ्रांसीसियों के कुछ शिप पकड़ लिए जो दक्षिण में थे, उनको ये पकड़ा। अब क्या किया, डुप्ले किसके पास गया, अनवरुद्दीन के पास। यहाँ पर ये अनवरुद्दीन के पास जाता है डुप्ले सैनिक सहायता लेने के लिए, लेकिन अनवरुद्दीन ये अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, इसने मना कर दिया था। अब जो डुप्ले था, डुप्ले किसके पास गए, बार्न इसके पास, बोर्डोनो के पास, ला बोर्डोनो के पास, यानी कि मॉरिशस में। मॉरिशस से जैसे ही ला बोर्डोनो इसको सैनिक सहायता देने के लिए पहुंचा, ये अपने सेंट थॉम नामक स्थान पर 3000 सैनिकों के साथ में आया था। इसके साथ में सैनिक कितने थे, 3000। तो अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसियों की सहायता किसने की, ला बोर्डोनो ने। ला बोर्डोनो, ये कौन थे ला बोर्डोनो, ये मॉरिशस में, मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर थे। 3000 का काफिला लेकर ये भारत में आया। इसने युद्ध किया सेंट थॉम का युद्ध, सेंट थॉम का इसने युद्ध किया था। युद्ध में यह हुआ कि अंग्रेजों को इसने हरा दिया और अंग्रेजों से 40,000 पौंड इसने हर्जाना लिया था। जैसे ही बोर्डोनो वहाँ पर पहुँचा, इसमें डुप्ले की और बोर्डोनो की सेना ने हमला किया अंग्रेजों पर। अंग्रेजी बस्तियों पर कब्जा कर लिया और जो शिप थे वो भी छुड़ाए इसने। अब क्या हुआ, सेंट थॉम के युद्ध के बाद में 40,000 का हर्जाना दिया गया, 40,000 पौंड दिए गए इसको, पौंड 40,000 पौंड हर्जाना, ये तो हर्जाना दिया। और यहाँ से जो बोर्डोनो था ये वापस चला गया, बोर्डोनो वापस गया, ये यहाँ से मॉरिशस वापस चला गया। जब ये मॉरिशस वापस चला गया, अब डुप्ले अपनी कूटनीति का सहारा लेता है। डुप्ले क्या समझता है कि हमें तो इसकी सैनिक सहायता मिल जाती है यहाँ से, इस बार अगर इन पर हमला कर दिया जाए अंग्रेजों पर, इसकी बस्तियों पर कब्जा किया जाए या इनके युद्ध पोत पर, तो यहाँ से हम फिरौती लेकर या रैंसम लेकर इसको छुड़ाएंगे फिर, यानी कि हमारी अर्निंग भी होगी इससे। और ऐसा ही हुआ। अब डुप्ले ने हमला किस पर किया, अंग्रेजों पर, हाँ, बार्नेट पर। डुप्ले ने बार्नेट पर हमला किया, बार्नेट पर हमला। जब इसने हमला किया बार्नेट पर, तो क्या हुआ इसका परिणाम, इस बार अंग्रेज अधिकारी बार्नेट जाता है अनवरुद्दीन के पास। जैसे अनवरुद्दीन के पास अंग्रेज पहुंचे, तो अनवरुद्दीन ने अपनी सैनिक सहायता दी थी यहाँ पर। और उस सैनिक सहायता में एक तो इन्होंने वेल ट्रेंड अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था महफूज खां, और इसकी फ्रांसीसियों की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम था कैप्टन पैराडाइज। तो युद्ध फिर से होता है, इस बार किसमें, अनवरुद्दीन में, अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांसीसी। लेकिन यहाँ पर इसमें अंग्रेज भी शामिल थे इनके साथ में। अंग्रेज और अनवरुद्दीन की सेना ने, इनके पास जो सैनिक थे 10,000 सैनिक थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास में कुल 930 सैनिक थे। जिस 930 में 230 और प्लस 700, ये 700 तो भारतीय थे इसमें, भारतीय, और 230 ये फ्रांसीसी सैनिक थे, फ्रांसीसी ये सैनिक। अल्टीमेटली ये हुआ कि फ्रांसीसियों ने युद्ध में हराया। कैप्टन पैराडाइज की जो सेना थी उसने युद्ध में हरा दिया। तो इसके सेनापति कौन थे, उसका नाम लिख देता हूँ, कैप्टन पैराडाइज। और यहाँ से कौन थे, अनवरुद्दीन के महफूज खान इसके सेनापति, और फ्रांसीसियों के सेनापति कैप्टन पैराडाइज। तो पैराडाइज की सेना में कितने सैनिक थे, कुल 930, जिसमें से 230 फ्रांसीसी और उसमें 700 सैनिक भारतीय थे। सेना बड़ी किसकी थी, अनवरुद्दीन की, महफूज खां की। लेकिन फ्रांसीसी सेना ने इसको पराजित कर दिया। वो क्यों, क्योंकि इनके पास तोपखाने भी थे। अगर ये कहना विजय का कारण क्या था, फ्रांसीसियों के विजय होने का कारण क्या था कि इनके पास तोपखाने थे, जबकि महफूज खां की जो सेना थी इसके पास तोपखाने नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें संधि की गई। संधि कौन सी थी, एक्स ला सापेल की संधि।
संधि, संधि का नाम क्या था? एक्स ला शापेल। एक्स ला शापेल की संधि की गई। ये कब हुई? सन 1748 में। इसमें शर्तें क्या थी? एक्स ला शापेल में एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटाया गया। जो फ्रांसीसियों का था वो फ्रांसीसियों को दिया गया, अंग्रेजों का अंग्रेजों को दिया गया। इनके क्षेत्र वापस किए गए, क्षेत्र वापस। और चूंकि यूरोप में उत्पन्न उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ था, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध था वो समाप्त कर दिया गया था, तो उसकी शर्तें यहाँ भी लागू की गई। उत्तराधिकार का युद्ध, ये कहाँ था? ऑस्ट्रिया में समाप्त किया गया, समाप्त। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो मद्रास था, मद्रास दिया गया अंग्रेजों को। मद्रास किसके पास? अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों को दिया गया। और जबकि एक अमेरिका में जगह है, उसका नाम है लुइसबर्ग। लुइसबर्ग अमेरिका में जो स्थान था या स्थल, वो दिया गया फ्रांसीसियों को। लुइसबर्ग, लुइसबर्ग ये कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए अमेरिका। ये किसके पास गया? फ्रांसीसियों के पास, फ्रांसीसी। इस संधि में ये कुछ ऐसी शर्तें थी। तो संधि कौन सी थी? एक्स ला शापेल की संधि सन 1748 में। अगर ये आया ना कि इसमें अंतिम रूप से विजयी कौन हुए? अंग्रेज इसमें विजयी हुए। जो तीनों युद्ध थे, पहला युद्ध, दूसरा, तीसरा, तो ये हमने क्या किया? जो पहला युद्ध था, इसमें दूसरे और तीसरे की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।